हेलो विद्यार्थियों। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो देखिए, कुछ प्रश्न तो इस प्रकार आते हैं बोर्ड में जो लगभग हर वर्ष ही पूछे जाते हैं, भले ही अंक बदले हों। तो इसी प्रकार का एक प्रश्न और है कक्षा 10वीं गणित गणित में, कि उसमें सिद्ध करना पड़ता है कि वर्गमूल 5 या वर्गमूल 3 या वर्गमूल 7 इस प्रकार का, कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इसे सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। वैसे आप जानते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है? देखिए, जब हम 5 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से प्राप्त होगा। 2.23606797775। और उसके बाद भी आप देखिए ये अंक आते चले जाएंगे और ये कभी समाप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ, 5 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावर्ती, जिसे हम अनवसानी अनावर्ती नाम से भी जानते हैं। तो एक तो ये सीधा प्रत्यक्ष तरीका है, हम देख सकते हैं कि वर्गमूल 5 का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। और दूसरा तरीका ये है, दूसरी बात ये है कि देखिए, यदि ये तो हमारे मानने पर है। अब यदि देखिए, दशमलव के बाद लगभग 10 अंक हमने निकाले, अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हुई। यदि आप मेरी बात से सहमत ना हो, आप कहें नहीं 15 अंकों के बाद हो सकता है कि अंकों की पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाए, हो सकता है 20 अंकों के बाद हो जाए, आप मेरी बात नहीं मान रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा इस बात को दिखाने के लिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम एक अन्य तरीका अपनाएंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, परिमेय मान लेंगे। सिद्ध करना है अपरिमेय, लेकिन मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। अब आप सोचेंगे अपरिमेय सिद्ध करना है, परिमेय क्यों मानकर चले? तो चलिए इसको एक कहानी की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो कहानी कुछ इस तरह से है। देखिए, एक तिराहा आपको नज़र आ रहा होगा, यानी एक व्यक्ति इस रास्ते से आता है यहाँ पर, ठीक है। अब उसे जाना है रामगढ़, ये मान के चलते हैं उस आदमी को कहाँ जाना है, रामगढ़ जाना है। अब जो माइलस्टोन है, जहाँ पर एक पत्थर है उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है जगहों के, रामगढ़ 30 किलोमीटर दूर है, और ठीक उसके नीचे लिखा हुआ है कि शामगढ़ भी 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। लेकिन रास्ते दोनों के अलग अलग हैं, एक तरफ रामगढ़ है, एक तरफ शामगढ़ है, ठीक है। समस्या ये है कि रामगढ़ किस तरफ है और शामगढ़ किस तरफ है, इस बात का पता नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जो दिशाएं लिखी होती हैं, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, वो टूट चुकी हैं या ये खो चुकी हैं। तो अब ये समस्या बन गई है, ठीक है। तो इस समस्या को कैसे हल होगा, या हम ठीक जगह पर या रामगढ़ का पता कैसे पता कर पाएं बिना किसी से पूछे हुए, फिलहाल यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं जो ये गांव से ये आदमी आया उसका नाम है विजय। तो विजय जाना चाहता है रामगढ़ की तरफ, ये है विजय, ठीक है। वी फॉर विजय, चलिए इसका नाम लिख देते हैं, ये रहा विजय, वी फॉर विजय हमने कहा, ये रहा। अब विजय जाना चाहता है रामगढ़, और जो कि है 30 किलोमीटर दूर, ठीक इसी जगह से, लेकिन इसी जगह से शामगढ़ भी 30 किलोमीटर दूर है, ठीक। अब इस बात का पता नहीं है कि रामगढ़ इस तरफ है दाहिनी तरफ, या फिर इस तरफ है बाईं तरफ। अब ये क्या करेगा, जो यहाँ से पता कर पाए कि रामगढ़ किस तरफ है। तो कोई बात नहीं, ये मान के चलते हैं, जैसा हम वैसे सोच लेते हैं कि जो रामगढ़ है वो इस तरफ है, यहाँ पर कहीं रामगढ़ है हमारा, ठीक है। लेकिन अब इसको तो पता नहीं है, विजय को इस बात का बिल्कुल पता नहीं है। तो अब क्या होगा,
विजय ने मान लेते हैं इस तरफ चलना शुरू कर दिया, ठीक है। वो चलते 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 30 किलोमीटर दूर चला गया। तो बताइए कहाँ पहुँचेगा वो? भाई वो तो पहुँच जाएगा शामगढ़, ठीक है। वो कहाँ पहुँच जाएगा? शामगढ़। लेकिन शामगढ़ पहुँचकर उसको एक बात तो कन्फर्म पता चल जाएगी कि मैं जहाँ से चला था वो उल्टा रास्ता था, मुझे दरअसल में इस तरफ जाना चाहिए था, क्यों? और इस तरफ रामगढ़ है। देखिए, बिना किसी के बताए हुए वो गलत रास्ते पर चला, लेकिन फिर भी उसे पता चल गया कि रामगढ़ किस तरफ था, ठीक है। तो ये हुआ क्या? उल्टा चलने के बावजूद उसको सही जगह का पता चल गया, ठीक है। तो ये जो तरीका कहलाएगा, ये इसका विरोधाभास तरीका कहलाएगा। इसने इसका उल्टे रास्ते पर चला, लेकिन सही जगह का पता उसे चल गया। बस कुछ इसी तरीके का इस तरीके की जो विधि होगी, इसी का प्रयोग हम इस प्रश्न को हल करने के लिए करेंगे कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम मान के चलेंगे कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। देखिए किस प्रकार हमने मान लिया कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब यह होता है कि अगर वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है तो इसे हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अर्थात वर्गमूल 5 बराबर p बटा क्यू बोलिए या a बटा b बोलिए, जहां पर b शून्य नहीं होगा, साथ ही a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर आप कहें कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं या ये a बटा b कैसे लिखा, तो परिमेय संख्याओं की परिभाषा से हम परिचित हैं। उसमें लिखा जाता है कि परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम अंश बटा हर या a बटा b के रूप में व्यक्त कर सकें, जहां हर शून्य न हो और a और b सह अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अच्छा, सह अभाज्य संख्याओं से यदि आप परिचित नहीं हैं तो देखें ऐसी दो संख्याएं। अच्छा, सबसे पहले तो परिमेय संख्या देख लीजिए। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम p बटा क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, और p और q जहां पर सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब सह अभाज्य संख्याएं ऐसी दो संख्याएं जिनका मस एक होता है, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ऐसी दो संख्याएं जिनका मस यानी HCF एक हो, उसे हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप 2 और 3 को ले सकते हैं, इनका मस 1 प्राप्त होगा। या 7 और 9 को ले सकते हैं, इनका मस भी 1 प्राप्त होगा, ठीक है। 15 8 को ले सकते हैं, 8 15 को ले सकते हैं। ये सभी सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। साथ ही मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये लाइन ही इस प्रश्न का मूल है। अगर हमने ये लाइन नहीं लिखी या इसका मतलब नहीं जानते हैं तो आप इसे सिद्ध नहीं कर पाएंगे कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, जिस विधि का हम प्रयोग कर रहे हैं विरोधाभास विधि के माध्यम से, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखिए वर्गमूल 5 को a बटा b मान लिया है हमने, b से इस तरफ गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाता है आपका b गुणा वर्गमूल 5 बराबर a। अब हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। वर्ग करने पर 5b बराबर b का भी वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा a का वर्ग, ये हमें प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर दो अंकों की दरअसल में गुणा हुई है और इनकी गुणा करने से प्राप्त हुआ है a का वर्ग, ठीक है। यानी कि 5 और b स्क्वायर की गुणा करने से मिला a का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ a स्क्वायर 5 से अवश्य विभाज्य होगा। कैसे? चलिए उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे देखें, उदाहरण के तौर पर अगर मैं 2 गुणा 10 करता हूं हमें मिलेगा 20। तो ये बात तो कंफर्म हो गई है कि 20 में 2 का भाग अवश्य जाएगा या 20 में 10 का भाग अवश्य जाएगा। भाई इन दोनों की गुणा से ही तो 20 आया है। तो वही बात यहाँ भी हो रही है, 5 और b स्क्वायर की गुणा करने से a स्क्वायर आया है। इसका मतलब होता है कि 5 से a स्क्वायर में जरूर भाग चला जाएगा, ठीक है। जिसका अर्थ क्या निकलता है
अर्थात ए स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब ये जानकारी हमारे काम आएगी, ये याद रखेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु प्राप्त हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब यदि हमने कहा ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो भाई ए स्क्वायर में ए भी 5 से विभाज्य होगा। यदि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से अवश्य विभाज्य होगा। इस बात को हम फिर से एक उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, यदि 5 का वर्ग या ऐसा कहें 10 का वर्ग यानी 100 को हम जानते हैं 100 को कितने से भाग दिया जा सकता है? 10 का वर्ग यदि 2 से विभाज्य है तो निश्चित तौर पर 10 भी 2 से विभाज्य जरूर होगा। ठीक हो गया। अब देखिए, यदि a 5 से विभाज्य है तो भाई मान लेते हैं c बार पहाड़ा पढ़ के ये 5 पूरा बनता है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे हम कहते हैं a था, a को आपने 5 से भाग दिया, कितनी बार? c बार पहाड़ा पड़ा तो ये a आएगा और ये घटाकर 0। भाई विभाज्य होने का मतलब तो यही है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, यानी अगर मैं ऐसा कहता हूं 15 3 से विभाज्य है, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो क्या लिखूंगा? 3 से 15 कितनी बार पहाड़ा जाएगा? 5, 3 पंचे 15 और ये शेषफल 0। तभी तो कहेंगे ना कि 15 3 से विभाज्य है, कुछ भागफल तो अवश्य प्राप्त होगा और शेषफल 0 प्राप्त होगा। जब हम ये बात कह रहे हैं कि a 5 से विभाज्य होगा, इसका मतलब बनता है कि a में 5 का पूरा पूरा बार पहाड़ा चला जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि 5 से a में c बार पहाड़ा चला गया। ठीक है, और शेषफल 0 प्राप्त हुआ। ठीक, इसका मतलब क्या बनता है कि a जो है 5 गुणा c के बराबर होगा। अर्थात a बराबर 5c। अब इस मान को हम यहां प्रतिस्थापित कर देते हैं, इसे कहते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये मान हम रख देंगे समीकरण 1 में। रखने पर क्या मिलेगा? 5b का वर्ग बराबर a के स्थान पर 5c लिख देते हैं और इसका कर देंगे वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25 और c का वर्ग लिख देंगे, ये 5b का वर्ग हो जाएगा। देखिए, इस 5 से ये 25 5 बार भाग चला जाएगा तो b का वर्ग बराबर 5c का वर्ग आएगा। यहां पर ठीक वही बात हो गई है जो हमने पहले कहा था। 5 और c का वर्ग, 5 और c स्क्वायर की अगर गुणा करें तो b स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब बनता है कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा। और अगर b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो निश्चिततः b भी 5 से विभाज्य होगा। अर्थात b भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए, इन दो लाइनों ने इस प्रश्न चिन्ह उठा दिया है इस प्रश्न के ऊपर। देखिए, एक हमने यहां लिखा कि a भी 5 से विभाज्य होगा और यहां लिखा b भी 5 से विभाज्य होगा। और तीसरी लाइन जो मैंने आपसे सबसे शुरू में कही थी कि इस पूरे सवाल की, इस पूरे विधि की जो जड़ है, जहां से हमें उत्तर मिलेगा वो ये है। हमने कहा है कि a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी दो संख्या जिनका मौसा 1 है। इस प्रश्न के हिसाब से हमने माना हुआ है a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं, यानी a और b का जो HCF प्राप्त होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब a और b में 1 के अलावा कोई संख्या और भाग नहीं दे सकती दोनों को। a और b के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा सिवाय 1 के।
लेकिन यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ देखने को मिला कि a तो 5 से विभाज्य है, b भी 5 से विभाज्य है। भाई ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया, ये तो एक गलती हो गई, ये एक त्रुटि हो गई है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे यह एक त्रुटि है। तो भाई ये त्रुटि क्यों हुई? यह त्रुटि हमारी गलत अवधारणा के कारण उत्पन्न हुई है। हम इस प्रकार से लिखेंगे। क्या थी वो गलत अवधारणा? कि ये वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत मान लिया था भाई। सीधी सी अब देखें, अगर वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? परिमेय के अलावा कोई संख्या क्या हो सकती है? अपरिमेय होगी। वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, तो किस तरह से किया हमने? हमने ठीक उसका उल्टा माना। हमने माना कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये तरीका कौन सा था? विरोधाभास विधि। विरोधाभास विधि। ठीक है, हमने इसमें उल्टा मान करके चले कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, और यदि परिमेय है तो उसको हम p बटा q के रूप में या अंश बटा हर के रूप में लिख सकते हैं, जहां की a और b या p या q जिसको हम कहते हैं वो सहअभाज्य होना जरूरी है। सहअभाज्य उन्हें कहते हैं जब दो अंकों का मौसा एक आता हो। तो इसको सरल किया तो हमने देखा कि हमें प्राप्त हुआ a स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अब हम जानते हैं कि यदि a स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो a भी अवश्य 5 से विभाज्य होगा। और अगर a को 5 से भाग देंगे तो c बार पहाड़ा पड़ेंगे, इसलिए a बराबर 5 c हो जाएगा। अब इस मान को आप समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर दीजिए तो आप देखेंगे कि 5b स्क्वायर बराबर 5c का होल वर्ग, 5c का होल स्क्वायर, तो 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर हो जाता है। यहां से देखने को मिलता है कि b स्क्वायर भी 5 से विभाज्य है। यदि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो b भी अवश्य 5 से विभाज्य होगा। अब ये दो बातें, ये दो लाइनें दिखा रही हैं कि यहाँ पर a 5 से विभाज्य और b भी 5 से विभाज्य, जबकि हमने तो कहा था कि a और b सिर्फ 1 से विभाज्य है, इसके अलावा और किसी अंक से विभाज्य नहीं था। तो ये एक गलती पकड़ में आई है। ये गलती किस वजह से आई? ये हमारी एक गलत मानने की वजह से आई थी कि हमने ये मान लिया था कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। तो भाई जब परिमेय नहीं है तो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो बस इसी तरीके की मदद से हम इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, न कि परिमेय।